हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो बेटा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं रिट। बेटा CSEET लीगल एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए, क्या केवल लिख देने से फंडामेंटल राइट्स का इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं डाउट आता है कि क्या करेंगे हम अगर कभी कोई पर्सन, कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट हमारे उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हो, या हमें ऐसा लगता हो कि फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आपके पास ये रेमेडीज अवेलेबल हैं, और उन्हीं रेमेडीज को कहा जाता है रिट। अगर ये रेमेडी नहीं हो तो फिर फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, और उसी रेमेडी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये रिट का हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। रिट दो अथॉरिटीज के पास है, जो दो जुडिशियल अथॉरिटीज के पास रिट पिटीशन फाइल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। तो दो जुडिशरीज के पास क्यों, दो कोर्ट्स के पास क्यों, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिट, और पहले पढ़ेंगे बेसिक्स और फिर चलेंगे हमारे स्टडी मटेरियल पर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स डिस्कस रिट पिटीशन। और आप देख पा रहे हो दो तरह से आपको रिट पिटीशन फाइल करने के राइट है, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज बिफोर द हाई कोर्ट। दो तरह की रिट पिटीशन, तो फिर दो तरह के आर्टिकल्स, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 किस बारे में बात कर रहा है? फाइलिंग ऑफ द रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 बात कर रहा है फाइलिंग ऑफ रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। और लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों के फीचर्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे थे उसी सीक्वेंस में ये हमें दिख रहा है अभी, आर्टिकल नंबर 32। इट मींस इट इज द पार्ट ऑफ, यस, पार्ट 3। तो जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, तो पार्ट 3 का ही एक पार्ट है, और इसीलिए आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको कह रहा है कि हम आपको एक राइट दे रहे हैं कि अगर ये राइट जो आपको दिए हुए हैं वो वायलेट हो तो एक और राइट दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ और बोलो सर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। तो फिर हाई कोर्ट के पास अगर आप रिट फाइल कर रहे हो, क्या एक फंडामेंटल राइट है? आंसर है नहीं। आर्टिकल 226 बेटा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, व्हाट यू कैन से दिस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पहली बात तो तय है कि रिट पिटीशन दोनों जगह फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नाउ आपका एक क्वेश्चन होगा, सर हमने कभी सुना था, आपने ही फर्स्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन में जब जुडिशरी सिस्टम को समझाया तो कहा सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया है सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके अगर लोअर पार्ट पर बात करें तो हाई कोर्ट आती है, लोअर रैंक के हाई कोर्ट्स की एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो सर ऐसा नहीं होगा क्या कि हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल करें फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं? जनरली तो ऐसा ही होता है, हाई कोर्ट को अपील करें, फिर उनके डिसीजन से सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। बेटा यहां इंटरेस्टिंगली ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
इट मींस आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो डायरेक्टली, हाई कोर्ट गए बिना, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्या कारण था कि आप डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट आ रहे। ठीक, तो आर्टिकल 32 और 226 ऐसा नहीं कि फर्स्ट यू नीड टू use 226 then further you need to use 32. No, 32 fundamental right, 226 not a fundamental right but it is a constitutional right. Right to file writ petition before high court is not a fundamental right but it is a constitutional right, जबकि right to file writ petition before supreme court is a fundamental right. article 32 part 3 का पार्ट है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं और आगे और क्या डिफरेंसेस है। Article 32, being a fundamental right, can be invoked to enforce fundamental rights only. Means, Article 32 को फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटीशन फाइल करने के लिए आप तभी जा सकते हो जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो फिर हाई कोर्ट कब जा सकते हैं? फॉर इन्वोकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर राइट। तो चूंकि 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन तब भी फाइल हो सकती है जब कोई अदर राइट वायलेट हुआ हो, भले ही वो राइट फंडामेंटल राइट नहीं। इट मींस आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन वन केस, इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, but article 226 can be invoked in both the cases, violation of fundamental right as well as violation of other rights. ठीक, it means इसका स्कोप ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली वाइडर पावर जो है ना वो 226 में हाई कोर्ट को है, क्योंकि वहां अदर राइट्स के वायलेशन पर भी आप इन्वोक कर सकते हो उस राइट। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर देश में कभी आपातकाल की घोषणा होती है, इफ एट एनी टाइम इज डिक्लेयर्ड द टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड। इट मींस अगर इमरजेंसी लागू हो गई तो उस दौरान आर्टिकल 32 को यूज नहीं कर पाओगे, बट 226 को फॉलो कर पाओगे। हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन अभी भी फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सस्पेंड नहीं होते। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, बिफोर हाई कोर्ट आर्टिकल 226। आई होप आपको भी क्लियर है कि दोनों रिट पिटीशन में डिफरेंस क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिट कितने तरह की होती है। 5 टाइप्स ऑफ रिट जो हमें डिस्कस करनी है वो हम यहां पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। फर्स्ट रिट को हम नाम देते हैं हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस क्या कहता है? अब ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, तो मैंने उसके जस्ट नीचे पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज लिखी है, दैट इज हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। और हिंदी में लिखा है, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। शायद थोड़ी बहुत हिंदी अगर आपको समझ में आई तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि जिस किसी को आपने बंदी बनाया, जिसको आपने डिटेन किया हुआ है, कोर्ट ऑर्डर देगी उसे प्रत्यक्ष करो, मीन्स उसे प्रेजेंट करो, इट मीन्स उसका डिटेंशन खत्म करो। Habeas corpus, to have a body। अगर किसी ऑथोरिटी ने किसी पर्सन को लीगल तरीके से डिटेन किया तब तो कोई बात नहीं, उसने कुछ ऐसा काम किया होगा, बट अगर एक पर्सन को आपने बिना किसी कारण के इलीगली क्या किया है, डिटेन, तो वो उसके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि सर उसे छुड़वाओ। और अगर आप ये प्रूव कर गए कि इसे इलीगली डिटेन किया हुआ है, कोर्ट पूछती है अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी ने डिटेन किया
कोर्ट उस अथॉरिटी से पूछेगी आपने किस कारण से इसे डिटेन किया। अगर वो कारण लीगल नहीं निकला और गलत तरीके से उसे बंदी बनाया गया, डिटेन किया गया, कोर्ट कहेगी इसे छोड़ो, ऑर्डर इशू करेगी कोर्ट कि इसे छोड़ दे। मीन्स इलीगल डिटेंशन पर कोर्ट बोल सकती है रिलीज हिम, रिलीज द पर्सन। और ये किसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया जाएगा? रेलिवेंट अथॉरिटी। मींस किसी अथॉरिटी ने अगर किसी पर्सन को डिटेन किया और अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि ये इलीगली डिटेंशन है, कोर्ट विल डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट अथॉरिटी टू रिलीज द पर्सन जिसको आपने इलीगली डिटेन किया। दिस इज द writ ऑफ habeas corpus। ठीक है, habeas corpus टू हैव अ बॉडी, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इलीगल डिटेंशन पर यूज हो सकती है ना। सेकंड writ, mandamus। अगेन इसको हमारी भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में हम कह सकते हैं वी कमांड। अभी हम जिंदा हैं, हमारी चलेगी, हम हैं अभी, वी कमांड। हिंदी में परमादेश, परम आदेश, किसी हायर अथॉरिटी का आदेश है क्या? मैंने एक्सप्लेन किया, टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटीज। इट मीन्स कोई पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी जिसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, इस वजह से किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, कि पर्सन कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इज द केस, और बोल सकता है सर प्लीज डायरेक्ट दैट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। मैंडमस, वी कमांड, परम आदेश, किसको? किसी पब्लिक अथॉरिटी को, टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। इट मीन्स अगर कोई पर्सन, कोई पब्लिक अथॉरिटी आपके साथ, आपका उनसे कुछ काम पड़ा, वो अननेसेसरीली बिना किसी कारण से, क्लियर है कि आपको उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए, डिस्क्रिशन नहीं है उनके पास, क्लियर है जिस चीज के लिए आप गए कि उन्हें आपका वो काम करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। एंड कोर्ट विल डायरेक्ट दैट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी। राइट, दिस इज रिट ऑफ मैंडमस। थर्ड, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, रोकना, यस, टू स्टॉप डूइंग। What is this? हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध, रोकना, टू स्टॉप डूइंग। है क्या? हम जानते हैं हमारे यहां बहुत सी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स होती हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटीज हैं लोअर कोर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियस है अगर रिट आप गए हो, रिट का पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इट मींस लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में लेकर गए हो, सर उन्हें कुछ ऐसा समझाओ, उन्हें कुछ ऐसा सिखाओ। तो लोअर कोर्ट से जुडिशियल अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी लाइक ट्रिब्यूनल्स एटसेट्रा। बहुत सारी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हमारे देश में है, अलग अलग एक्ट में, अलग अलग कानूनों में। तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के पास आप जा रहे हो कि सर उन्हें वो काम करने से रोको। नहीं, एक्चुअली जुडिशियल अथॉरिटी काम नहीं करती, किसी केस की सुनवाई करती है, ट्रायल चल रहा है उनके सामने, ट्रायल केस की सुनवाई चल रही है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि सर ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इट इज आउट ऑफ दैट जुरिसडिक्शन, वो इस केस को डील नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना चाहिए, तो कोर्ट फिर उस जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एज द केस उन्हें डायरेक्ट कर सकती है कि इस काम को मत करो, इस केस को डील मत करो, और करे उसके पहले ही रोकना है। इसीलिए कहा प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, स्टॉप डूइंग, स्टॉप डूइंग। तो ये पब्लिक ऑफिसर्स को नहीं बोला जाता, ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए बोला जाता है। स्टॉप डूइंग व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू, मत करो। ठीक।
बेटा जो नेक्स्ट रिट है वो भी सेम लाइन पर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसे हम कहते हैं रिट ऑफ सर्शोररी। अभी सर्शोररी क्या होता है वो भी आप समझ लें। सर्शोररी में हम बात करते हैं टू बी सर्टिफाइड। सर्शोररी उत्प्रेषण बोला जा सकता है इसे हिंदी में, बट ये वर्ड थोड़ा सा टफ लगता है। तो जब हम सर्शोररी की बात करते हैं इट मींस कि हम किसी जजमेंट को क्वैश करने की बात कर रहे हैं। इट मींस किसी जुडिशियल या क्वैसी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई जजमेंट दिया और आपको अगर लगता है कि वो जजमेंट गलत है, लीगली नहीं है और आप उसे क्वैश कराना चाहते हैं तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और फिर हो सकता है कि उस जजमेंट को क्वैश करा दिया जाए, खत्म करवा दिया जाए। अब आप कहोगे सर यही जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में प्रोहिबिशन था और उन्हीं के अगेंस्ट में सर्शोररी की बात कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस करते हैं। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों इशू किया जाते हैं लोअर कोर्ट्स को, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज को। प्रोहिबिशन सर्शोररी, डिफरेंस समझें। प्रोहिबिशन होता है ट्रायल के पहले, आप काम करें उसके पहले रोकना, इज बिफोर ट्रायल। कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है उस टाइम, उसके पहले। और सर्शोररी होता है जजमेंट के बाद, राइट? तो अगर रोकना है प्रोहिबिशन ट्रायल के पहले, जजमेंट में प्रॉब्लम है क्वैश कराना है जजमेंट के बाद, सर्शोररी। इसको आप बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कई बार इन्हें याद करने में। बेटा एक लाइन याद रख लें, आपको दोनों रिट्स याद हो जाएंगे। एक लाइन याद क्या कर ले, लाइन आप ऑलरेडी जानते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रोहिबिशन तो रिट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप ये लाइन अच्छे से जानते हैं। क्योर करने से बेटर है उसे होने से रोकें, प्रिवेंट कर लें। तो बेटा प्रोहिबिशन प्रिवेंशन है और क्योर सर्शोररी है। पी से प्रिवेंशन, पी से प्रोहिबिशन, सी से क्योर, सी से सर्शोररी। अब आपको याद हो जाए तो सर्शोररी क्योर है, मीन जजमेंट के बाद क्वैश करने के लिए, और प्रोहिबिशन प्रिवेंशन है ट्रायल के पहले। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन रिट एंड सर्शोररी। क्लियर? दोनों पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में नहीं, लोअर कोर्ट, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए इशू किए जाते हैं। नाउ लास्ट क्यो वेरेंटो। बेटा एक बात बताओ, आप डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में जा सकते थे क्या बिना CSEE का एग्जाम दिए? और इनडायरेक्ट रूट छोड़े, बट क्या नॉर्मली एक पर्सन डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में जाकर एग्जाम दे सकता है विदाउट पासिंग CSEE? आपका आंसर होगा नो, क्लियरली नो। इसका मतलब कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव में जाना है तो आपको पहले CSEE का एग्जाम पास करना पड़ेगा। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास करोगे तभी तो एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस मिलेगी। आपने एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं किया, एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, धोखाधड़ी से गलती से हो भी गया, तो फिर आपसे बाद में पूछा जा सकता है ना किस हक से, किस अथॉरिटी से आप एग्जीक्यूटिव में आए हो। और अगर फिर प्रूव हो जाता है आप गलत तरीके से आए हो तो आपको हटा दिया जाएगा, यहां से बोला जाएगा पहले CSEE करके आओ। इसी को कहते हैं इधर को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप यहां पर हो। हिंदी में बोलते हैं अधिकार पर। अच्छा, अब आपको ये टफ लगेगा तो इस पूछना कि किस अधिकार से आप यहां हो। बेसिकली ये कब किया जाता है? किसी पब्लिक ऑफिस के केस में ऐसा किया जाता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठने का हक किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के पर्सन को है और हमें लगता है ही
the person who is sitting right now on that particular position or designation is not having that particular eligibility or qualification, तो फिर हम ये writ फाइल कर सकते हैं कि सर ये किस हक से यहां पर बैठा हुआ है, और अगर वो गलत निकला तो फिर उसकी पोजीशन को वैकेट कर दिया जाएगा, उसे उस पोस्ट से हटा दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू, ये पब्लिक ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो कोई पब्लिक ऑफिस पर एक पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में को वारंटी इशू किया जा सकता है। तो बेटा ये 5 तरह की रिट्स, हम इन्हें एक बार और रिवाइज कर लें। हबियस कॉर्पस, किसी को इलीगली डिटेन किया उसके रिलीज के लिए। मेंडेमस, किसी पब्लिक ऑफिसर को ये बोलना कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। प्रोहिबिशन, किसी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को किसी काम, किसी जजमेंट के ट्रायल करने से रोकना। सर्शुलरी, किसी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के जजमेंट को क्वेश करना। कोवेरेंटो, किसी पब्लिक ऑफिस के लिए इशू किया जाता है जब वो उस पोस्ट पर बैठने के लायक नहीं था फिर भी बैठे थे। ये है बेटा रिट का बेसिक और टाइप्स ऑफ। तो चलिए अब जल्दी से स्टडी मटेरियल भी डिस्कस कर लेते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है। writ jurisdiction of High Court and Supreme Court. Under the Constitution, by virtue of Article 226, हर हाई कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्शंस या ऑर्डर इशू कर सकती है, writ इशू कर सकती है इन द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, और सारे नाम आप जानते हो आगे लिखे हुए हैं। लिखा है और एनी ऑफ देम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फॉर एनी अदर पर्पस। यही तो हमने डिस्कस किया था। हाई कोर्ट तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे पर्पस के लिए भी रिट इश्यू कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की पावर। आगे बढ़ते हैं। दिस पावर इज एक्सरसाइजेबल बाय ईच हाई कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन टू विच इज एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। जहां के व्यक्ति के राइट्स वायलेट हुए वहां की हाई कोर्ट के पास वो जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हो फॉर द इश्यू ऑफ डायरेक्शन, लेकिन वो आर्टिकल 32 पार्ट 3 के और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जा सकते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ रिट इज अवेलेबल टू एनीवन जिसके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए। तो अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का ऑप्शन है, और अगर कोई और राइट इन्फ्रिंज हुआ है और फिर जाना चाहते हो रिट के लिए तो केवल हाई कोर्ट का ऑप्शन। चलिए अब ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ रिट्स को, एक बार अब यहां से पढ़ लेते हैं। आपके सामने मटेरियल है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस इफेक्टिव बुलवर्क है पर्सनल लिबर्टी का। ये एक रेमेडी अवेलेबल है उस पर्सन को जिसे बिना किसी लीगल कारण के, लीगल जस्टिफिकेशन के कन्फाइन किया गया, डिटेन किया गया। हबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी, हमने पढ़ा था। जब एक प्राइमा फेसी केस फॉर द इश्यू ऑफ रिट हैज बीन मेड तो फिर कोर्ट इश्यू कर सकता है रूल्स नीसी अपॉन द रेलिवेंट अथॉरिटी। किसके अगेंस्ट में? रेलिवेंट अथॉरिटी को। क्या बोलेंगे? शो द कोज, कारण बताइए कि क्यों ये रिट आपके अगेंस्ट में इश्यू ना की जाए। बताइए क्यों उसे डिटेन किया गया, क्या कोई लीगल कारण है? नहीं तो फिर हम आपके अगेंस्ट में रिट इश्यू करेंगे और कहेंगे उसे छोड़ दीजिए। दिस इज अ नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो। कारण बताइए कोर्ट को कि ऑन विच ग्राउंड्स आपने इस व्यक्ति को डिटेन किया है। तो अंडर आर्टिकल 32 और 226 एनी पर्सन कैन मूव फॉर दिस रिट टू द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। एप्लीकेंट कौन हो सकता है? प्रिजनर खुद या कोई और पर्सन जो उसके बिहाफ पर काम कर रहा है उसकी लिबर्टी के सेफगार्ड के लिए। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नो मैन कैन बी पनिश्ड और डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। हाँ, आप किसी को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद नहीं रख सकते एक्सेप्ट अगर उसने लॉ को वायलेट किया है। ऑर्डिनरी लीगल मैनर में आप उसे जेल भेज देते, चलता, इसके अलावा और नहीं। और
सुप्रीम कोर्ट को आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट एन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अगर आपने हाई कोर्ट में लगाई, रिजेक्ट हो गई, तो फिर अब आप रिट लेकर जा सकते हो इवन सुप्रीम कोर्ट को। नाउ एक बात बताइए, अगर पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट ने कहा इसे छोड़ दीजिए, गलत डिटेंशन है, और वो फिर भी नहीं छोड़ता, तो बेटा फिर ये जेल में जाएगा। मींस ये कोर्ट का कंटेम्प्ट है, इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और फिर ये कोर्ट की अवमानना है। और फिर अगर आपने उसका पालन नहीं किया उनके ऑर्डर का, तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, फिर आपके अगेंस्ट में भी एक्शंस होंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैंडेमस लिटरली मीन वी कमांड। कमांड इशू की जाती है टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, गवर्नमेंट, सब आ गए, सारी पब्लिक अथॉरिटी, सारी पब्लिक ऑफिस, पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, गवर्नमेंट, इनसे क्या कहेंगे कि जो तुम्हारी ड्यूटी है ना, ये पढ़िए आप, पब्लिक ड्यूटी का जो ऑफिस है आपका, उसकी जो आपका ऑब्लिगेशन है, उसकी जो आपकी ड्यूटी है, वो परफॉर्म करें। अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो और कोई आपके अगेंस्ट में रिट के लिए अप्लाई करने चला गया, this writ is used when the inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction while resort to certiorari, and prohibition arise when the tribunal was wrongly exercised jurisdiction। सर नहीं आया समझ में, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। जब कोई अथॉरिटी काम नहीं कर रही तो आप जाते हो मैंडेमस के लिए, गलत करना स्टार्ट करे उस टाइम जाते हो प्रोहिबिशन, गलत कर दे क्वैश कराने जाते हो सर्टियरी, यही लिखा है। लेकिन डिफरेंस यह है कि यहां सारी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वहां केवल प्रोहिबिशन और सर्टियरी में केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में हो। ये भी ध्यान रखिए, लिखा भी है उन्होंने, एंड आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। जबकि मैंडेमस इशू किया जा सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पब्लिक ड्यूटी के एनफोर्समेंट को सिक्योर करने के लिए ऐसे रूल्स बनाए गए, अदरवाइज कोई काम नहीं करेगा तो हमारे पास क्या रेमेडी है? ये रेमेडी है आपके पास। क्या हुआ एक केस में, तो इवन इंटरेस्टिंग केस था, इसलिए लिखा है ना फिट केस। अजीब सा केस था। जनरली डीपीएसपी को फॉलो नहीं करोगे तो कोई कोर्ट कुछ नहीं करती, हमने ये पढ़ा था। बट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमपी वैशी के केस में क्या हुआ कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नए रूल्स आए उनके स्टाफ एटसेट्रा की पेंशन के लिए। तो फिर वहां कोर्ट में जाया गया कि सर इन्हें कहें कि ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस पर भी एप्लीकेबल करें, क्योंकि सबको समान राइट देना चाहिए, सबके भले के लिए काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इंटरेस्टिंगली फिर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप उनके लिए भी काम करें। इंटरेस्टिंग। हालांकि एक बात ध्यान से सुने, पब्लिक अथॉरिटी क्या आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल। अकाउंटेबल है? बिल्कुल। बट वो आपके एम्प्लॉय नहीं है कि आप जैसा बोले वैसा करें। अगर आपका वो राइट था और उनकी वो एब्सोल्यूट ड्यूटी थी तब तो चले जाना। लेकिन अगर उनके लॉ में ये लिखा है कि कोई अगर आपके पास आए तो आपको डिस्क्रिशन है कि करना है या नहीं करना है, तब फिर आप इस रिट के लिए नहीं जा सकते। एप्लीकेंट मस्ट हैव अ लीगल राइट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटी बाय द पर्सन। आपको लीगल राइट होना चाहिए किसी लॉ में, ऑब्वियसली किसी लॉ की वजह से जाओगे कि इस लॉ में ये लिखा है इसको ये काम करना चाहिए, नहीं कर रहा, आपके पास लीगल राइट होना चाहिए कि सर वो पर्सन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेरा एक काम करना चाहिए, उसकी ड्यूटी मेरा लीगल राइट। बट अगर सामने वाले का डिस्क्रिशन है, ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर इस रिट के लिए नहीं जा सकते। कौन के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है? ऑल अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन, इंफीरियर कोर्ट को इशू करते हैं, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल अथॉरिटी। जब एक ट्रिब्यूनल एक्ट करती है विदाउट या इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी आपने वो केस डील किया, या जुरिस्डिक्शन से ज्यादा जाकर डिस्कस किया, या रूल या लॉ को वायलेट करके उस केस को आप डील कर रहे हो, किसी कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को बोल रहे हैं, तो एक रिट अप्लाई की जा सकती है प्रोहिबिशन। या तो आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, या आप जुरिस्डिक्शन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना नहीं है, या आप किसी लॉ या रूल को वायलेट करके अपना जुरिस्डिक्शन यूज कर रहे हैं।
तो प्रोहिबिशन की रिट फाइल की जा सकती है और इट इज जनरली इशूड बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, राइट। नेक्स्ट, मैंडेमस का इंटेंशन क्या था कि पब्लिक ऑफिसर्स को काम करना है तो वो काम करें, राइट। और प्रोहिबिशन क्या है कि जो काम करने का हक नहीं है कोर्ट्स को वो ना करें। बट डिफरेंस क्या है, मैंडेमस कमांड्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन कमांड्स इनएक्टिविटी। मैंडेमस कहता है काम करें, प्रोहिबिशन कहता है ये ना करें। बट प्रोहिबिशन केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के लिए यूज होता है, जबकि प्रोहिबिशन किसी भी पब्लिक ऑफिसर के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर क्लियरली आप ये प्रूव कर देते हो कि ये पावर का अब्यूजमेंट कर रही है कोर्ट, क्लियरली प्रूव कर दिया जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना टिपिकल लेवल पर गया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, ऑन पेपर आपने प्रूव कर दिया कि अब्यूजमेंट ऑफ पावर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि उसे प्रोहिबिट करे या ना करे। कोर्ट सोचेगी नहीं, फिर कोर्ट को करना ही पड़ेगा। इफ इट इज अब्यूज ऑफ द पावर इज अपेरेंट, तो ये रिट आपका राइट है, फिर डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 4, सर्शियरी। सब कुछ वही लिखा होगा, बट एक चीज अलग है जो आपको समझ लेनी चाहिए, दैट इज दिस लाइन। सर्शियरी लेटर स्टेज पर अवेलेबल होती है। कब होती है? वही बातें, जुरिस्डिक्शन नहीं था या ज्यादा यूज किया, रूल लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, और कहीं ना कहीं आपने गलत डिसीजन दिया है, क्योंकि डिसीजन देने के बाद ही सर्शियरी यूज होता है, क्लियर। तो यही डिफरेंस है प्रोहिबिशन और सर्शियरी में। और कॉमन चीज क्या है, दोनों जुडिशियल क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट में इश्यू ना। कोवेरेंटो, किसी पब्लिक ऑफिसर से पूछना किस ऑथोरिटी से इस पद पर बैठे हो, by what authority you are on this particular designation. The writ of coverento enable inquiry into the legality of the claim which a person asserts. इस पर क्लेम कर रहा है ऑफिस फ्रेंचाइजी, और किस चीज की रिट है? टू ऑस्ट हिम, छोड़ दे ये पोजीशन अगर वो अजर पर है, अगर वो गलत तरीके से इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक। कोर्ट में गए आप, सर किस अथॉरिटी से बैठा है, कोर्ट से बुलाएगी, पूछेगी किस अथॉरिटी से बैठे हो, वो प्रूव करे। फिर अब ये प्रूव नहीं कर पाया तो कौन कौन से केसेस में ये वाली रिट जाती है? पॉइंट नंबर 1, द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक एंड ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, बड़ा ऑफिस है, इंपोर्टेंस ऑफिस है और पब्लिक ऑफिस है। नेक्स्ट, इट दिस ऑफिस इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो, या किसी स्टैट्यूट ने, किसी एक्ट ने उस ऑफिस को क्रिएट किया, उस पर आप बैठे हो, आपसे पूछा जा सकता है किस हक से, प्रूव करो। नेक्स्ट, एंड द रेस्पोंडेंट एंड असर्टेड हिज क्लेम टू द ऑफिस। रेस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है, उसने कहा कि यस मैं इस ऑफिस पर बैठा हूं। It can be issued even though he has not assumed the charge of the office. अभी आपकी नियुक्ति हुई है, बस आपने चार्ज भी अभी तक नहीं लिया है, आप अभी तक जाकर बैठने भी नहीं लगे हो, उस केस में भी वही इशू हो सकता है। ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट तो हो गया ना। The fundamental basis of the proceeding of covenant is that public has an interest to see, क्योंकि पब्लिक ऑफिस है तो पब्लिक का यह हक बनता है कि वो ये चेक कर सके कि आप लॉफुल क्लेमेनेंट हो या नहीं, लॉफुली आप इस ऑफिस को क्लेम कर सकते हो या नहीं। पर ये वाली रिट डिस्क्रिशनरी रिट है, कोर्ट इसे ग्रांट भी कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोवेरेंटो डिस्क्रिशनरी रिट है, कोर्ट में ग्रांट और रिफ्यूज दिस रिट, ठीक। तो बेटा ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक जनरल लॉ की तरह है, ये हम इंडियन सिटीजन्स को पता होना चाहिए कौन कौन से राइट्स हमारे पास हैं, और इन केस अगर कोई राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो हमारे पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो रेमेडी है रिट बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, बिफोर हाई कोर्ट आर्टिकल 226, और 5 तरह की रिट्स होती हैं। थैंक यू सो मच।